हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। तो आज हम अपना जो एसओएससी है हमारा, उसकी प्रेपरेशन की आपकी क्लास नंबर सेकंड है। ठीक है, साइंस की हम प्रेपरेशन कर रहे थे अपने स्टेम डोमेन सब्जेक्ट की। तो उसकी आपकी क्लास नंबर कौन सी है? सेकंड है, जिसमें हम साइंस के एमसीक्यूज देखेंगे। और मैं आपको बता दूं कि ये क्लास 9th के लिए है। साथ ही साथ आपके जो एमसीक्यूज हैं वो आपकी बुक के हैं, मींस जो आपकी साइंस बुक है उसके ऑल चैप्टर्स, उसमें से मैंने मिक्स एमसीक्यूज लिए हैं। तो वीडियो का एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाएं। और अगर आपको स्टेम का अभी तक सिलेबस नहीं पता है तो मैंने वो सिलेबस बता रखा है एक वीडियो में, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो फटाफट से जाके उसे भी चेक कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं अपना सिलेबस। तो सबसे पहले आपको एक और छोटा सा काम करना है। आपको यहाँ पे एक प्लेलिस्ट जो है ये दिख रही होगी, इसे जाके आप चेक कीजिए। यहाँ पे आपको जो आरपीवीवी है, आरपीवीवी में राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम की प्रेपरेशन कराई जाती है। उसके लिए काफ़ी सारी टिप्स भी दी गई हैं यहाँ पे, साइंस के लिए भी समझाया जाता है, मैथ्स के लिए भी। तो इस प्लेलिस्ट को जाके अगर आप चेक करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा आप सभी के लिए। एंड सेकेंड, आपकी ये वाली प्लेलिस्ट एसओएससी की, जो आपकी एसओएससी की प्लेलिस्ट है, इसे भी जाके देखिए। इसमें आपको सभी जो सिलेबस हैं वो मिल जाएंगे, जैसे कि ह्यूमैनिटीज़ के लिए, स्टेम के लिए, एएफपीएस के लिए। ठीक है, और काफ़ी जो बुक्स हैं कि कौन सी बुक्स बेस्ट रहेंगी तैयारी करने के लिए। साथ ही साथ कुछ टिप्स मैंने दी थी कि आप किस तरीके से इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपको इस प्लेलिस्ट में गिवन है। तो वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। दोनों ही प्लेलिस्ट की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अब हमारे पास अपने क्वेश्चंस आ चुके हैं। कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यहाँ पे, ह्यूमन मेल जर्म सेल इज। अब जो ह्यूमन है उसमें जो मेल होते हैं उनके अंदर जो जर्म सेल है, यानी कि उनका जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, रिप्रोडक्शन में जो वो रोल प्ले करते हैं, तो उनका जर्म सेल कौन सा होता है आप सभी को पता होना चाहिए। साथ ही साथ आपको फीमेल का भी पता होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन है जायगोट, सेकंड है ओवम, थर्ड है टेस्टिस एंड फोर्थ है आपका स्पर्म। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है, स्पर्म। जो मेल रिप्रोडक्टिव गैमेट है वो आपका स्पर्म है। ठीक है, जर्म सेल जो है वो स्पर्म होता है। और स्पर्म किसके अंदर पाया जाता है? स्पर्म पाया जाता है आपका टेस्टिस के अंदर। ठीक है, वो आप अपनी बड़ी क्लासेस में पढ़ लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। और एक और बात कहना चाहूंगी, जो आपका रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर है और आपका जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वाला चैप्टर है, उनमें से आपके क्वेश्चंस ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो उन दोनों चैप्टर को करके जाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रिफोरेस्टेशन मीन्स। जो आपका रिफोरेस्टेशन होता है इसका मीनिंग क्या है? यानी कि वन आरोपण करना, मीन्स जो आपके जो फॉरेस्ट हैं वो डिस्ट्रॉय हो गए हैं, वो खराब हो गए हैं, तो उनमें दोबारा से न्यू प्लांट्स लगाना, न्यू ट्रीज लगाने को ही हम रिफोरेस्टेशन बोलते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन है प्लांटिंग ट्रीज, सेकंड है रीस्टॉकिंग ऑफ डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट बाय प्लांटिंग न्यू ट्रीज, थर्ड है कटिंग ट्रीज एंड फोर्थ है आपका बर्निंग ट्रीज। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका क्या है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रॉबर्ट हुक फर्स्ट ऑब्जर्व्ड। अब रॉबर्ट हुक जो है उन्होंने फर्स्ट क्या चीज ऑब्जर्व की थी? आपको इन चारों ऑप्शंस में से देख के बताना है। आपको पता है जो रॉबर्ट हुक हैं वो बहुत ही फेमस साइंटिस्ट है, और उन्होंने बहुत ही जो एक कहते हैं बिल्कुल इनिशियल जो चीज़ थी वो उन्होंने डिस्कवर की थी। तो वो क्या की थी? वो की थी उन्होंने सेल की डिस्कवरी की थी। हमें सेल के बारे में किसकी वजह से पता चला है आज? रॉबर्ट हुक के बारे में। सेल यानी कि जो हमारी बॉडी के अंदर सेल हैं, बेसिकली यहाँ पे उनकी बात नहीं की जा रही है। क्यों? क्योंकि जो हमारे रॉबर्ट हुक हैं उन्होंने सेल में भी किसके लिए सेल की डिस्कवरी की थी? प्लांट सेल की। किसकी डिस्कवरी की थी? प्लांट सेल की। ठीक है,
प्लांट सेल की उन्होंने डिस्कवरी की थी। अब कैसे की थी इसकी स्टोरी तो आपको पता ही होगा कि उन्होंने अपने माइक्रोस्कोप में चेक किया, और जो पेड़ की जो कोर्क होती है, यानी कि जो उसकी झल्ली होती है ब्राउन कलर की, उसमें से उन्होंने देखा उसको, और उसमें उनको जो ब्रिक्स टाइप फिगर मिली। ब्रिक्स टाइप यानी कि जो ईंटों की तरह से होते हैं इस तरीके से। तो ये जो फिगर उनको देखने को मिली, इनको उन्होंने नाम दे दिया सेल का। ठीक है, तो इन्होंने प्लांट सेल की डिस्कवरी की थी, आपको ये बात भी पता होनी चाहिए। और कौन से ईयर में की थी, आई थिंक ये बात आपको पता होगी, तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि उन्होंने कौन से ईयर में सेल की डिस्कवरी की थी। आई थिंक आपने बता दिया होगा, अब मैं बताती हूँ इसका ईयर। उन्होंने की थी 1665 में। किस में की थी? 1665 में। तो आपको ईयर भी याद होना चाहिए, और ये आपका सेल वाले चैप्टर से आया है, आपका स्टार्टिंग में ही है, आपको दे रखा है पूरा। और आई थिंक आपकी जो मैम है उन्होंने भी माइक्रोस्कोप में दिखाया होगा सेल की, अनियन सेल के अंदर एक्सपेरिमेंट करके कि अनियन जो होता है उसके अंदर किस तरीके के सेल्स हमें देखने को मिलते हैं। तो वहां से आपको क्लियर हो गया होगा, बट ये छोटी छोटी चीजें आपको याद रखनी है, किस ईयर में और किसने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ गया है, क्या है? द 4R प्रिंसिपल इज। अ 4R प्रिंसिपल क्या है? 4R के सिद्धांत क्या है? आप सभी को पता होगा, ये आपका इन्वायरमेंट वाले चैप्टर से आया है। ठीक है, तो आपको पता होगा 4R मीन्स यहाँ पे जो हमारा इन्वायरमेंट था उसको प्लास्टिक की वजह से इतना हार्म पहुंच रहा था, इतना नुकसान हो रहा था, तो उसके लिए 4R प्रिंसिपल्स दिए गए थे, 4R सिद्धांत दिए गए थे। कैसे थे? 4R मीन्स जो भी आपका लिखा हुआ है उसका जो वर्ड है, उसका जो फर्स्ट लेटर है वो R का होगा। ठीक है, तो ये क्या थे? ये था रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल और रिकवर। ठीक है, क्या था? रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल और रिकवर। करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्लास पसंद आ रही हो तो लाइक कर दीजिएगा, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। जितने बच्चे वहाँ पे जुड़ते हैं उसके अकॉर्डिंगली आपको नोटिफिकेशन मिलता जाता है। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या है इन ऑप्शंस में से, हमें ये बताना है देखकर। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब हमें सबसे पहले पता होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है? बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है कि जो आसानी से गल जाता है, जो आसानी से कंपोस्ट हो जाता है। ठीक है, खाद के रूप में बदल जाता है। जैसे कि हमारी जो सब्जियां हैं उनके जो छिलके होते हैं, यानी कि आलू का छिलका ले लीजिए आप, केले का छिलका ले लीजिए, जब आप उसको मिट्टी के अंदर, सोइल के अंदर दबा देंगे और कुछ टाइम के बाद, यानी कि 2 हफ्ते के बाद देखेंगे या 3 हफ्ते या फिर 1 महीने के बाद देखते हैं, तो पूरी तरीके से कंपोस्ट जो है वो हो चुका होगा। तो उसको हम बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल। क्या बोलते हैं? बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, अब आगे लग गया नॉन। नॉन का मतलब क्या होता है? नहीं, यानी कि जो चीज कंपोस्ट नहीं होती है, जो चीज गलती नहीं है आसानी से, वो हमें बतानी है। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब है कि जो सोइल में आसानी से नहीं गलती है, यानी कि उसको गलने में, कंपोस्ट होने में, खाद बनने में बहुत साल लग सकते हैं, करीब 10 साल, 15 साल, या फिर पता नहीं कितने लग सकते हैं, बहुत ज्यादा। ठीक है, तो उनको हम कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब नॉन बायोडिग्रेडेबल आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो इनमें से कौन सा होगा? फर्स्ट ऑप्शन है वुलन क्लॉथ, सेकंड है प्लास्टिक बैग, थर्ड है कॉटन क्लॉथ एंड फोर्थ है आपका वुड। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, बिकॉज जो हमारा प्लास्टिक है, प्लास्टिक से बनी हुई जितनी भी हमारी चीजें होती हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल की श्रेणी में आती हैं, क्योंकि प्लास्टिक हमारा नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, आसानी से गलता नहीं है। चाहे आपकी प्लास्टिक के बैग्स हो, पॉलिथीन हो, चाहे आपकी प्लास्टिक की बोतल है। ठीक है, इसीलिए हमें ज्यादा से ज्यादा जो है प्लास्टिक की बोतल्स को यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है, बाकी आपका वुलन क्लोथ्स, कॉटन क्लोथ्स और वुड यानी कि आपकी लकड़ी आसानी से गल जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच प्लैनेट हैज लार्ज नंबर ऑफ सैटेलाइट्स। लार्ज नंबर ऑफ सैटेलाइट्स का मतलब है लार्जेस्ट नंबर ऑफ मून। ठीक है, सैटेलाइट को हम मून भी बोलते हैं। मून में भी अब जो सैटेलाइट है उसको भी हम मून कैसे बोलते हैं? नेचुरल सैटेलाइट को हम मून बोलते हैं। ठीक है, नेचुरल सैटेलाइट को हम मून बोलते हैं। तो आपका जो लार्जेस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट है वो किस प्लैनेट के पास होती है, ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है, और ये आपके चैप्टर्स में से ही है।
तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा सैटर्न। सैटर्न के पास जो है सबसे ज्यादा नंबर ऑफ सैटेलाइट्स होती हैं, और कितने नंबर ऑफ सैटेलाइट्स हैं ये भी बता देती हूँ। सैटर्न के पास 82 नंबर ऑफ सैटेलाइट्स जो है वो होती हैं। उसके बाद आपका जुपिटर आता है, तो जुपिटर को करेक्ट नहीं करेंगे, फर्स्ट आपका सैटर्न है, इसलिए सैटर्न को ही करेंगे। ठीक है, अगर सेकंड नंबर पे पूछा जाता है तो आपका जुपिटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन डज नॉट ऑकर इन। तो जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है वो इनमें से किसके अंदर नहीं होता है। ठीक है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो है वो कौन नहीं करता है इनमें से, तो फर्स्ट ऑप्शन है ह्यूमन, सेकंड है डॉग, थर्ड है फिश, फोर्थ है काउ। तो ह्यूमन भी करते हैं, डॉग भी करते हैं, काउ भी करती है। आपकी जो फिश होती है वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन नहीं करती है। ठीक है, वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करती है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन नहीं करती है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। और मैंने बार बार कहा था कि आपका जो रिप्रोडक्शन चैप्टर है और आपका जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वाला चैप्टर है उसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, खास करके आपकी डिजीज़ के बारे में कि ये डिजीज़ जो है वो किसकी वजह से हुई है, बैक्टीरिया की, वायरस की। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन है डिजीज लाइक पोलियो एंड चिकन पॉक्स आर कॉज्ड बाय डैश। तो जो पोलियो है और जो चिकन पॉक्स है वो किसकी वजह से होता है, हमें ये बताना है। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, फटाफट से आंसर कर दीजिए मुझे कमेंट बॉक्स में। फर्स्ट ऑप्शन है बैक्टीरिया, सेकंड है फंगी, थर्ड है वायरस एंड फोर्थ है आपका वर्म्स। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा वायरस। वायरस की वजह से पोलियो एंड चिकन पॉक्स जो है वो होता है। एंड मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि जो प्रोटोजोआ है उसकी वजह से मलेरिया होती है डिजीज। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका आपके SOE में पूछा गया था। SOE मीन्स स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, जिसका पेपर मैंने डाला हुआ है अपने YouTube चैनल पे, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, उसे जाके देख लीजिए, उससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। जो आपका साइंस का पोर्शन है, मैथ्स का पोर्शन है और रीजनिंग का पोर्शन है उसे सॉल्व कीजिए खुद से, बाकी मैं सॉल्व कराऊंगी उसका साइंस का पोर्शन, अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं तो फटाफट से उसे जाके चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कलर चेंज कर लेती हूँ मैं, ये ब्लैक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ क्रोमोसोम्स लीड टू द बर्थ ऑफ अ बेबी गर्ल। जो हमारा क्रोमोसोम्स का कॉम्बिनेशन होता है वो कौन सा कॉम्बिनेशन है जिससे कि एक बेबी गर्ल का बर्थ होता है। मीन्स आपने पढ़ा होगा कि जो हमारी फीमेल होती है उसके पास होते हैं XX और जो हमारे मेल होते हैं उसके पास होते हैं XY क्रोमोसोम। ठीक है, तो अगर हमारा जो मेल है अगर वो फीमेल को Y क्रोमोसोम देता है तो एक लड़के का जन्म होता है। ठीक है, XY बन के एक लड़का दोबारा से बर्थ हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मेल है तो XY तो XY। ठीक है, और अगर एक मेल अपना X क्रोमोसोम जो है वो फीमेल को देता है यानी कि XX हो जाता है तो वो बेबी गर्ल का बर्थ होता है। इसीलिए जो बेबी गर्ल बने या बेबी बॉय के बर्थ हो, दोनों में डिपेंड कौन है, डिपेंड करता है मेल। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा XX, बिकॉज हमसे ये पूछा गया था कि कौन से कॉम्बिनेशन ऑफ क्रोमोसोम्स यानी कि किन का कॉम्बिनेशन चाहिए क्रोमोसोम्स में, XX का या फिर XY का, जिससे कि एक बेबी गर्ल का बर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है आपके फर्स्ट चैप्टर से। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, द क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन रेनी सीजन आर कॉल्ड। जो क्रॉप्स रेनी सीजन में बोई जाती है उनको हम क्या बोलते हैं, यानी कि जिसकी खेती बारिश के मौसम में की जाती है उसको हम क्या बोलते हैं। तो फर्स्ट है आपका रबी क्रॉप, सेकंड है सीजनल क्रॉप, थर्ड है मॉनसून क्रॉप एंड फोर्थ आपका खरीफ क्रॉप। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, काफी बच्चे करेक्ट आंसर सी को भी लगा देंगे क्योंकि मॉनसून मीन्स जो रेनी सीजन होता है उसको मॉनसून भी बोलते हैं। ठीक है, लेकिन ये करेक्ट नहीं है, रोंग है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है खारीफ क्रॉप। खारीफ क्रॉप जो है वो आपकी रेनी सीजन में बोई जाती है जब टेम्परेचर जो है वो हाई होता है। टेम्परेचर जब हाई होता है आपने देखा होगा ये जून जुलाई के मंथ में बोई जाती है। किसके मंथ में, जून और जुलाई के महीने में इनको बोया जाता है। और इनकी जो
कटाई है वो कब होती है, इनको काटा जाता है अक्टूबर के लास्ट तक, ठीक है, अक्टूबर के स्टार्टिंग से लास्ट तक के बीच में इनको काटा जाता है। तो इसके एग्जाम्पल्स, खरीफ क्रॉप के एग्जाम्पल्स भी पूछे जा सकते हैं और रबी क्रॉप के भी एग्जाम्पल्स पूछे जा सकते हैं। तो खरीफ क्रॉप के एग्जाम्पल्स क्या होंगे? अब खरीफ क्रॉप का एक एग्जाम्पल है सोयाबीन, ठीक है, सोयाबीन हो गया आपका, रागी हो गया, बाजरा हो गया। तो ये आपके खरीफ क्रॉप के एग्जाम्पल्स है। तो आपको एग्जाम्पल्स भी याद होने चाहिए और ये भी पता होना चाहिए कि कौन सी जो क्रॉप है वो किस सीजन में बोई जाती है, काटी जाती है, ठीक है, ये सारी चीजें। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, नहीं अब खत्म हो गए हैं क्वेश्चंस आपके सभी। तो आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स में एंड अगर न्यू है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं जिससे कि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहे, वरना बच्चों के पास वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं जाती है। और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इससे बेनिफिट क्या होता है, अगर यूट्यूब पे एक दिन में 3 वीडियो डल जाती हैं तो YouTube जो है वो नोटिफिकेशन नहीं देता है 4th वीडियो का, इसीलिए आपको नोटिफिकेशन टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाता है इंपॉर्टेंट वीडियोस का, इंपॉर्टेंट न्यूज़ का, कि कब SOSC के एग्जाम हो रहे हैं या फिर कब SOSC का जो क्लास है वो आने वाली है, ठीक है, इस तरीके से। तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक कहाँ मिलेगी? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, फटाफट से जाके उसे ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही साथ जो भी मैंने आपको प्लेलिस्ट की और आपको एक्सीलेंस के जो प्रीवियस ईयर पेपर यानी कि 2019 का पेपर हमने डाला हुआ है SOE का, तो उसे भी जाके देखिए, उससे आपको हेल्प होगी और उसको सॉल्यूशन मैं करा दूंगी। अगर आप मुझे कमेंट करते हैं तो कमेंट करके बताइएगा कि सॉल्यूशन कराना है या नहीं, और क्लास 3 कब लाई जाए इसके लिए भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर कोई भी क्वेरी है SOSC से रिलेटेड या फिर कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।